हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रतीक दुआ और आज की हम अपनी क्लास में चैप्टर 5 लक्ष्मीकांत का यूनियन एडिस टेरिटरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 to 4 को डिस्कस करेंगे। तो आओ बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। तो हमारा ये कहा जाता है इंडिया जो है यूनियन है स्टेट्स का। जितनी भी स्टेट्स हैं और जितने भी राज्य हैं उन सबका एक संघ है इंडिया। भारत एक संघ है इंडिया, मतलब भारत हमारे सारे राज्यों का एक संघ है। तो ये कहा जाता है भाई, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बैठी थी तो उसमें ये कहा गया कि जितने भी हमारे राज्य होंगे उन सब का एक संघ होगा इंडिया, भारत एक संघ होगा इंडिया, डेट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो कुछ लोगों ने इसको नाम दिया इंडिया और कुछ लोगों ने इसको भारत नाम दिया, इस वजह से इसको ये लिखा जाता है इंडिया डेट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो जो अब हमारे भारत को, हमारे इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहते, यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहते हैं? तो इसके ऊपर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने हमारे ये कहा, हमारे देश को यूनियन ऑफ स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ हर स्टेट के बीच में कि जब वो चाहे अलग हो सकती है हमारे देश से, हमारे इंडिया से, हमारे यूनियन से अलग हो सकती है। और बल्कि फेडरेशन में क्या होता है, फेडरेशन में हर एक स्टेट का एक फेडरेशन मतलब एक तरह से एग्रीमेंट होता है कि जिसमें ये कहा जाता है कि हम जब चाहें, हमारा अगर अलग होना चाहें तो वो अलग हो सकती है अपनी फेडरेशन से। तो ये फेडरेशन ऑफ स्टेट जो है अमेरिका का है, हमारे इंडिया को क्या कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस वजह से हमारे इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है क्योंकि कोई भी स्टेट जो है हमारे यूनियन से अलग नहीं हो सकती, हमारे इंडिया से अलग नहीं हो सकती। ठीक है, जो स्टेट हमारे इंडिया में जुड़ गई वो परमानेंटली जुड़ गई है। अब कोई भी स्टेट हमारे इंडिया से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए इसको एक तरह से यूनियन को इनडिस्ट्रक्टेबल भी कहा जाता है। अब एक बात और कि अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से 4 के बारे में। आर्टिकल 1 हमारा कहता है जो हमारी इंडिया है, जो हमारी टेरिटरी है, उसके अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं वो सब हमारे इंडिया का कोई यूनियन बनाती है, हमारे इंडिया का एक मतलब कि हमारे इंडिया को बनाती है। जितने भी राज्य हैं वो सब मिल के हमारे इंडिया को बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं। दूसरी बात, यूनियन टेरिटरी, जितनी भी हमारी टेरिटरीज़ हैं वो सब यूनियन है, मतलब कि एक तरह से कोई भी अलग नहीं हो सकती हमारे देश से। हमारे देश के अंदर जो भी जुड़ गई हैं अब वो कभी परमानेंटली हमारे देश में रहेंगी, कभी भी चाहें तो अलग नहीं हो सकती। ठीक है। तीसरी बात इसमें ये कही गई, टेरिटरीज डेट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। टेरिटरीज डेट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि जो भी टेरिटरीज हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने एक्वायर की है, मतलब जो भी टेरिटरीज हमारे इंडिया के अंदर ऐड हुई हैं, जो भी हमारी बाहर से आई हैं, वो सब भी इंडिया का पार्ट बन जाएंगी। और अगर कोई भी टेरिटरी, कोई भी अलग स्टेट हमारे इंडिया के अंदर ऐड ऑन होता है तो वो इंडिया का ही पार्ट बन जाएगा और वो एक तरह से इंडिया से फिर अलग नहीं हो सकता। हमारे यूनियन जो है इनडिस्ट्रक्टेबल है, ये कहा गया है। इसमें ये कहा जाता है इंडिया सोवरेन स्टेट है, इसके ऊपर किसी बाहर वाले का दबाव नहीं होगा कि भाई हम, कि वो जब चाहे हमारे इंडिया से कोई भी स्टेट को मांग ले। तो एक तरह से हमारा देश सोवरेन भी है। मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था प्रियम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है कि हमारा इंडिया कैसे कैसे होगा, सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, जस्टिस होगा, उसके अंदर इक्वालिटीज़ होंगी, फ्रेटर्निटी भाईचारा होगा। ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। जिसने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वो जाकर पिछली क्लास को एक बार देख ले। तो आर्टिकल 1 में यही कहा गया कि इंडिया डेट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। जो इंडिया है, हमारा भारत है, वो यूनियन है, सारे राज्यों का संघ है। अब आर्टिकल 2 के अंदर ये कहा जाता है कि जो हमारी प्रोविंस है, जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी बाहर की स्टेट को हमारे इंडिया के अंदर ऐड कर सकती है। आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 2 के अंडर हम किसी बाहर वाली स्टेट को अगर हमारे इंडिया के अंदर ऐड कर रहे हैं तो हम आर्टिकल 2 के अंडर करेंगे। जैसे कि हमने काफ़ी सारे स्टेट्स को ऐड किया है, उसमें से एक अभी जो रिसेंट में हुई है वो है सिक्किम को हमने इंडिया के अंदर ऐड किया है आर्टिकल 2 के अंदर। तो ये आर्टिकल 2 कहता है कि हमें अगर किसी भी नई स्टेट को हमारे इंडिया के अंदर ऐड करना है, हमारी टेरिटरी में अगर ऐड करना है तो हम आर्टिकल 2 के अंडर करेंगे। अब हमारा अगला आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 हमको ये कहता है कि अगर हमें अपने देश के अंदर, हमारी यूनियन के अंदर ही, हमारी स्टेट के अंदर ही रीएडजस्टमेंट करनी है, मतलब उसके अंदर ही चेंजेस कुछ करनी है, तो वो आर्टिकल 3 के अंडर करेंगे। आर्टिकल 3 के अंदर हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, हमारी जो पार्लियामेंट है वो क्या क्या चेंजेस कर सकती है। वो एक नया सब स्टेट, वो पार्लियामेंट एक नया स्टेट बना सकती है। कैसे बना सकती है? या तो दो टेरिटरीज़ को मिला देगी, दो स्टेट्स की टेरिटरीज़ को मिला देंगी तो एक नया स्टेट बन जाएगा। ठीक है। या फिर क्या करेंगी, किसी एक
या फिर किसी एक स्टेट की टेरिटरी को बढ़ा देगी और उसका साइज़ बढ़ा सकती है आर्टिकल 3 के अंडर। और क्या कर सकती है, किसी किसी स्टेट की टेरिटरी का साइज़ वाला किसी स्टेट को छोटा कर सकती है, डिमिनाइज द एरिया ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 3 के अंदर ये भी कर सकती है पार्लियामेंट। चौथी चीज़ हमारी क्या कर सकती है, दो ऑल्टर कर सकती है, ऑल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। ऑल्टर कर सकती है किसी भी स्टेट की बाउंड्री को, जैसे जैसे बढ़ाना चाहे वैसे बढ़ा सकती है, चौड़ा कर सकती है, जितना मतलब उसके जो बाउंड्री है उसको जैसे चाहे वैसा कर सकती है। पांचवी बात ये कहेगी कि ऑल्टर द नेम ऑफ स्टेट, स्टेट का नाम भी चेंज कर सकती है। पर इसकी दो कंडीशन होती है। इसकी दो कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन ये है कि जिस भी स्टेट का हम जो पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का अगर नाम या कुछ भी चेंजेस करेगी किसी भी स्टेट के अंदर, तो वो तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होनी चाहिए। पहले सबसे पहले रिकमेंडेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट अगर रिकमेंड करेंगे जब ही होगा। दूसरी बात इसमें ये कही गई कि पार्लियामेंट जो है जो इससे पार्लियामेंट जब भी चेंजेस कर सकती है हमारे किसी भी स्टेट के अंदर, जब प्रेसिडेंट जो होंगे ना, प्रेसिडेंट पहले क्या करेंगे, जिस भी स्टेट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उससे पहले क्या करेंगे, उससे मीटिंग करेंगे, उनसे पूछेंगे, वहाँ की गवर्नमेंट से पूछेंगे कि मतलब उनका एक ओवरव्यू लेंगे, जब भी चेंजेस कर सकते हैं। हालांकि अगर वो चाहें तो वो चेंजेस कर सकते हैं, उनको कोई इतनी मतलब राय लेने की ज़रूरत नहीं है किसी की भी, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे किया जाता है। वो चाहें, पार्लियामेंट चाहे तो वो कर सकती है, चेंजेस अल्टर कर सकती है स्टेट को, किसी भी स्टेट के अंदर चेंजेस कर सकती है अगर वो चाहे तो। बट एक फॉर्मेलिटी जो होती है हमारी चलती आ रही है, वो फॉर्मेलिटी की जाती है अगर हमारी। और इसके अंदर क्या होता है, जो फॉर्मेलिटी की जाती है, जैसे कि हमारे जो प्रेसिडेंट होंगे वो हमारी किसी और जिस भी स्टेट में चेंजेस कर रहे हैं वहाँ से अगर एक ओवरव्यू लेते हैं, तो अगर वहाँ की स्टेट अगर मना कर देती है कि हमें चेंजेस नहीं करवाने, तो वो डिपेंड करता है पार्लियामेंट के ऊपर। पार्लियामेंट चाहे तो वो चेंजेस कर भी सकती है, ना चाहे तो नहीं भी कर सकती। वो चाहे तो उनके डिसीजन को मान सकती है स्टेट वालों के, और ना मानना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है। तो इतना ही कहा गया है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारा जो इसी वजह से हमारा जो इंडिया है उसको इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन कहा गया, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। स्टेट को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है पर यूनियन को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, इस वजह से ये कहा गया है। ओके, अब हमारा आर्टिकल 4 जो है, आर्टिकल 4, और हाँ, हमारे देश को कहा गया इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, पर यूएसए को क्या कहा गया, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। वहाँ पे यूनियन को भी इनडिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, मतलब ठीक है, मतलब डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, यूनियन को भी डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है और उसको भी किया जा सकता है, ठीक है, स्टेट को भी डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। दूसरी बात इसमें कही गई है कि जो हमारा आर्टिकल 4 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 4 ये कहता है कि किसी भी स्टेट के अंदर चेंजेस लानी है, अगर आर्टिकल 2 और 3 अगर हमें फॉलो करना है तो उसके लिए कुछ लॉज होंगे, कुछ तरीके होंगे, उस तरीक़ों को फॉलो करके हम उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, ये कहा गया है। तो कोई भी चीज़ अगर हम आर्टिकल 3 के अंडर किसी भी स्टेट के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, अपनी इंडिया की किसी यूनियन की किसी स्टेट के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होंगे जो फॉलो होंगे, ठीक है। आर्टिकल 3 जो होगा वो आर्टिकल 3 ये कहा गया है कि आर्टिकल 3 जो है आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आएगा। 368 आर्टिकल क्या कहता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। आर्टिकल 3 तो ये कहता है कि अगर हमें अपने देश, अपने ही इंडिया की बाउंड्रीज़ के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, इंडिया की स्टेट के अंदर ही कुछ चेंजेस करने हैं तो हम कर सकते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या जो हमारा जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 3 के अंडर किसी अपनी स्टेट को फॉरेन कंट्री को दे सकता ही नहीं दे सकता, सीड कर सकता ही नहीं कर सकता। तो 1960 के अंदर जो एक कंट्रोवर्सी होती है, ठीक है, एक बात चलती है बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर क्या होता है, एक बेरी यूनियन होता है, बहुत ही फेमस यूनियन है बेरी यूनियन। उसमें ये कहा जाता है कि भाई वेस्ट बंगाल जो है हमारा, जो पाकिस्तान को दिया गया है, वो हमारा आर्टिकल 3 के अंडर दिया जाएगा या फिर किसी और अमेंडमेंट एक्ट को लाया जाएगा। तो क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसके लिए अगर हम अपने किसी फॉरेन कंट्री को अपने किसी स्टेट का हिस्सा दे रहे हैं, स्टेट दे रहे हैं, तो उसके लिए एक नया अमेंडमेंट एक्ट लाया जाएगा। तो उसके लिए 1960 में एक 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि आर्टिकल 368 के अंडर हम अपनी किसी स्टेट को फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं, पर आर्टिकल 3 के अंदर नहीं दे सकते। आर्टिकल 3 के अंडर हम सिर्फ अपनी स्टेट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, पार्लियामेंट अपनी स्टेट के अंदर चेंजेस कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है अपनी इंडिया की स्टेट की बाउंड्रीज़ को, बस अपने यूनियन की स्टेट को ही चेंजेस कर सकती है आर्टिकल 3 के अंडर। पर अगर किसी बाहर की स्टेट को अपना देना है, अपनी स्टेट देनी है बाहर के देश को, बाहर की किसी फॉरेन कंट्री को अपनी स्टेट का कुछ भी हिस्सा देना है, तो आर्टिकल 368 के अंदर ही दे सकते हैं, बस यही कहा गया है। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में ये कहा कि हम, यही बात कही दोबारा से उसने, कि अगर हम चाहें तो आर्टिकल
जब तक हम किसी फॉरेन कंट्री को अपनी टेरिटरी मतलब अपनी स्टेट सीड नहीं कर रहे, जब तक तो आर्टिकल 3 को चला सकते हैं। आर्टिकल 3 1 2 3 4 जो है हमारे इंडियन की, मतलब कि अगर हमें अपनी इंडिया के यूनियन के अंदर, जो इंडिया यूनियन है हमारा राज्य जो है, हमारा राज्यों का जो संघ है, उसके अंदर ही हमें अगर चेंजेस करने हैं तो आर्टिकल 1 2 3 4 के तहत हम कर सकते हैं। पर अगर हम अपनी टेरिटरी को किसी बाहर की फॉरेन कंट्री को सीड कर रहे हैं तो उसके लिए अमेंडमेंट एक्ट बनाया जाएगा, ये बात कही गई। और अगर हम अपने ही स्टेट्स के अंदर चेंजेस ला रहे हैं तो उसके लिए कोई अमेंडमेंट एक्ट नहीं बनाया जाएगा, ये बात कही थी 1969 में। तो हम अपनी अगले लेसन में हम एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे बांग्लादेश के अंदर हमने क्या क्या टेरिटरीज अपनी एक्सचेंज करी है, क्या क्या हमने टेरिटरीज दी है, ये सब पढ़ेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तो आज का हमारी जो क्लास है यहीं पे ख़त्म होती है। अगली क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक से, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लग रही होगी क्लास और अच्छे से समझ आ रही होगी। तो अगर आपको ये लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की मैं वीडियो लाता रहूँगा, डेली एक वीडियो आपको दूंगा, डेली एक हमारा टॉपिक क्लियर करूँगा, डेली का मैं लक्ष्मीकांत की ऐसे ही सीरीज़ को कंप्लीट कर दूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।